चलिए, नदी के द्वीप की बात हम कर रहे थे, इस उपन्यास पे आगे बढ़ते हैं। तो नदी के द्वीप का प्रकाशन हुआ 1951 में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, नदी के द्वीप का प्रकाशन कौन 1951 सा में नाम होता है। है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित उपन्यास है, नदी का द्वीप। ठीक है, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद आप लोग जब क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसके बाद तब आप लोगों को जो रिलेटेड धरती धन्ना अपना उपन्यास है उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आपको अभी काम है, अगर इसको नहीं नदी करना के चाहे। मैम, नदी के द्वीप तो नेट के सिलेबस में भी है ना मैम? नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, कोई बात नहीं। चलिए, तो नदी के द्वीप का प्रकाशन हुआ 1951 में। कहते हैं बच्चन सिंह के ये प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। ठीक है, एक कथन ध्यान रखिएगा। आगे जी की सॉरी, बच्चन सिंह जी की पुस्तक है ये। तो ये कहते हैं कि नदी का द्वीप प्रेम आख्यान नहीं कामाख्यान है। ठीक है, आधुनिक बौद्धिक और अद्वितीय है। और राग बोध की डोर में 3 व्यक्ति बंधे हुए हैं इस उपन्यास में। यानी कौन कौन से? एक रेखा, भुवन और गौरा, ये पात्र है, इसके नाम ध्यान रखिएगा। तो ये राग बोध की डोर में ये 3 व्यक्ति बने हैं। और कहते हैं रेखा का पति हेमंत, उसे विलास वस्तु समझने वाला चंद्रमाधव हाशिए पर है। ठीक है, रेखा का जो पति होता है चंद्रमाधव होता है, जो अपनी पत्नी को एक विलास की वस्तु समझता है। हेमंत उसको प्यार नहीं करता, उसे पुरुष के रूप में रेखा ने अनुभव ही नहीं किया कभी। और ये शैवाल ढके पोखर की तरह शांत और निश्चल है। ठीक है, भुवन उसके जीवन में तूफान की तरह आकर पोखर को आंदोलित कर देता है इस उपन्यास में जब आगे। और उसी में अपनी रागात्मकता उड़ेल करके, भुवन यानी कि इसमें आकर के रेखा में अपनी रागात्मकता को उड़ेल करके यानी प्रतिफलित हो उठती है। और रेखा यानी कि अपनी रागात्मकता को भुवन पे उड़ेल करके प्रतिफलित हो उठती है। और प्रतिफलित होकर के मुक्त प्रतिफलन यानी तन्मयता का सघनतम क्षण है। ये क्षण ही नदी का द्वीप है, क्योंकि इतिहास निरपेक्ष है। ये बच्चन सिंह के पुस्तक से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, रेखा के चरित्र की ऊंचाई लेखक लिखते हैं कि यहाँ उस उपन्यास में वहां पर दिखाई देती है जहां वह भुवन को मुक्त करती है। यानी वह जानती है कि भुवन के मन में एक और मूर्ति बसी हुई है। भुवन एक अपराध बोध के तहत रेखा से विवाह का प्रस्ताव करता है, लेकिन रेखा उसे स्वीकार नहीं करती, औरों के पक्ष में अपने को हटा लेती है। इस तरह भुवन को मुक्त कर देती है वो अपनी जीवन से। और आगे की एक कविता दुख सबको मांझता है, चाहे वह स्वयं मुक्ति देना न जाने, किंतु जिसको वह मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ठीक है, ये कविता की पंक्ति इस उपन्यास में प्रयुक्त की गई है। दुख सबको मांझता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति इसी उपन्यास में प्रयुक्त की गई है। तो लिखते हैं कि वो दुख सबको मांझता है, चाहे वह स्वयं को मुक्ति ना दे, लेकिन किंतु वह जिसे मांझता है उसे मुक्ति अवश्य देता है। तो उसके मन में कहीं कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या का ना होना प्रेम का उच्चतर सोपान है कहते हैं, लेकिन उसका प्रेम लगभग एक तरफा है, और इसलिए प्रेम प्रेम ना होकर उसका राग हो जाता है। तो ये सारी चीजें इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस उपन्यास की भाषा टकसाल शब्दों की एक स्वर में कहते हैं बड़ी सराहना की गई भाषा की बिंबों का प्रतीकों का विलक्षण प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस उपन्यास की अगर हम विस्तृत समीक्षा की तरफ बढ़े इस उपन्यास की, तो नदी का द्वीप उपन्यास क्या है? एक प्रेम कहानी है। ठीक है, नदी का द्वीप उपन्यास एक प्रेम कहानी है, जो आगे के शब्दों में क्या है? दर्द भरी है। आगे के शब्दों में दर्द भरी वो एक प्रेम कहानी है। रेखा और भुवन इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं, दोनों ही शिक्षित और सुसंस्कृत, बौद्धिक रूप से वयस्क व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और स्वयं निर्णय लेने में भी समर्थ होते हैं। उनके आपसी संबंधों में कोई हिसाब किताब नहीं है, न एक दूसरे पर निर्भर होने की उनमें बाध्यता है, न भविष्य में एक जाने या पति पत्नी बन जाने की प्रतिष्ठित सामाजिक मान्यताओं का लिहाज है उनके अंदर। लोग को अपवाद जैसी बाहरी तत्व भी कहीं हस्तक्षेप नहीं करते उन दोनों के जीवन में। पुरुष के पुरुष के संरक्षण और स्त्री के हर अबलात से ऊपर रेखा और भुवन जैसे भी हैं, वैसे ही सहज स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को पाना चाहते हैं। ठीक है, आगे का प्रेम एक बौद्धिक प्रेम है। इस उपन्यास में अगर देखा जाए तो एक बौद्धिक प्रेम है, शायद इसलिए पीड़ादायी है। चाहे स्वयं को मुक्त ना रख सका हो, लेकिन दूसरों को सदैव मुक्त रखने का
प्रयास करता है। ठीक है, इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो यही कहते हैं कि इसका भाव ये है कि अज्ञे ने जो इसमें प्रेम दर्शाया वो एक बौद्धिक प्रेम है, और वो प्रेम अपनी पीड़ा, कहते हैं कि इसलिए पीड़ादायी बन जाता है कि वो स्वयं को मुक्त ना रख सका, लेकिन दूसरों को सदैव मुक्त करने का वो प्रयास करता है। अज्ञे ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की एक ऐसी परिकल्पना की जो एक अलग प्रकार की पहचान स्थापित करने में सफल हो जाती है। ठीक है, अज्ञे ने नदी के द्वीप के चारों पात्रों में सर्वाधिक जो महत्व किसको दिया, रेखा को दिया। ठीक है, और वही सबसे परिपक्व पात्र भी इस उपन्यास में देखने को मिलती है। शेखर एक जीवनी में जैसे हमने पढ़ा ना, शेखर की तरह नदी की द्वीप की रेखा भी भटकती रहती है। शेखर एक जीवनी का जो मुख्य पात्र कौन था, शेखर, वो भी क्या है, पूरे जीवन वो भटकता ही रहता है इधर से उधर। तो वैसे ही रेखा भी इस नदी की द्वीप की तरह कहते हैं कि वो भी भटकती ही रहती है इसकी पात्र, और उसका ये भटकाव संपूर्ण भेंट की तलाश के लिए है जो उसे अब तक किसी से नहीं मिल पाता है। ठीक है, रेखा हेमंत द्वारा परित्यक्त किए जाने के बाद बहुत दिनों तक विवाह नहीं करती। हेमंत जो उसका पति होता है जिससे वो अलग हो जाती है, उसके बाद वो काफी दिनों तक रेखा विवाह नहीं करती, बार बार नौकरी की तलाश में भटकती रहती है। चंद्रमाधव उसके भटकन का लाभ उठाना चाहता है। चंद्रमाधव एक पात्र आता है, ध्यान रखिएगा, रेखा, भुवन, चंद्रमाधव, ये 3 नाम मिले अभी तक हमको। ठीक है, तो चंद्रमाधव जो होता है उसके भटकन का लाभ उठाना चाहता है। रेखा का वैधव्य भारतीय पुराण पोषित विवाह पद्धति पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसमें स्त्री जड़ वस्तु की तरह प्रयुक्त की जाती है, पति उसकी नियति बन जाता है और बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं होती है। ये हमारे भारतीय समाज की स्थिति को लेखक यहाँ रेखांकित करता है। रेखा कहते हैं इन सारी परिस्थितियों से उबरने का प्रयास करती है। सर्वप्रथम वो क्या करती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का प्रयास करती है, और फिर मनमीत की खोज। मनमीत यानी पति तो दूर चला गया था, रेखा पर यह गुस्सा भरपूर प्रकट हुआ, एक के बाद एक नौकरियां छोड़नी पड़ी। उसके साथ साथ भी ये बात ना बन चली कि वह कहीं टिकती नहीं, 2-4 महीने के बाद काम छोड़ देती, जिससे कि आगे की नौकरी मिलने में क्रमशः कठिनाई बढ़ती गई। तो ये कथन उसी उपन्यास से लिए गए हैं। कई कथन बीच बीच में आएंगे इस उपन्यास के, तो आप लोग हो सके तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो सामाजिक रूप से स्त्री को पुरुष के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो समझे में अज्ञे ने क्या समझाने की कोशिश की कि स्त्री को एक पुरुष के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञे ने स्त्री पुरुष संबंध का ये विशिष्ट दृष्टिकोण अपने इस उपन्यास में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किया। रेखा पति द्वारा छोड़े जाने पर स्वतंत्र हो जाती है। उसका विचार है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को समायोजित करती है। ठीक है, वह स्वतंत्र हो जाती है, पूर्ण रूप से अपने तरह से जीवन जीने लगती है। तो वो कहती है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को समायोजित करती है, उसके लिए स्वतंत्रता निरा आवारापन नहीं है। स्वतंत्रता में दूसरी बात यह है कि बैसाखी का इस्तेमाल करने से व्यक्ति क्रमशः मजबूत बनता जाता है, तथा एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति पूर्ण प्रौढ़ और दृढ़ बन जाता है। रेखा का एक कथन आता है इसमें कि भटकने से ही शक्ति आती है। डॉक्टर भुवन, तो भुवन कौन होता है, डॉक्टर, कहते हैं कि डॉक्टर भुवन, भटकने से ही शक्ति आती है, क्योंकि जब मिट्टी से बहने वाली जड़ें नहीं रहती तब हवा पर उड़ते हुए जीने के लिए कहीं ना कहीं साधन जुटाने पड़ते हैं। स्वेच्छा से भटकना, हाँ इस अर्थ, स्वेच्छा से भटकना, और कहती है कि कहाँ गया, इस अर्थ में जरूर स्वेच्छा है कि पड़ा पड़ा पिस क्यों नहीं जाता, अंधेरे के गर्त में धंस क्यों नहीं जाता, हाथ पैर क्यों पटकता है, मैं मेरी नहीं। ये कथन आता है यानी स्वतंत्र विचारधारा वाली उसकी किसका, रेखा का कथन आता है कि वो जानती है, वो कहती है स्वच्छंदता कोई आवारापन नहीं है। ठीक है, स्वच्छंदता आवारापन नहीं है, वो कहती है। तो आगे रेखा का यही आंतरिक रूप उसके भीतरी, उसका भीतरी एहसास होता है, और कहते हैं अब भी वह मरी नहीं, वह सही मायने में जिंदा रहती है। कौन, रेखा, क्योंकि वो भटकती हुई रहती, पूरे जीवन इस उपन्यास में दिखाया गया कि वो जीवन तमाम भटकती ही रहती है, सहजता के साथ, पूरी मौलिकता के साथ वो जीवित रहती है। और इस दौरान जो उसका भटकना होता है वो स्वेच्छा से ही भटकना होता है, यानी सभी प्रकार के तनावों से मुक्त स्वेच्छा से भटकना उसका होता है। तो जो संबंध स्त्री पुरुष को सामाजिक बंधनों में रीति रिवाज के अनुसार निभाने होते हैं, उनमें वे सफल रहे। इन सब से अलग हटकर स्थापित किए गए स्त्री पुरुष संबंध भी उनके जीवन में पूर्णता प्रदान करते। तो अगेन यही सारी चीजें यहाँ पर रखने की, प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है,
आगे ने स्त्री पुरुष संबंधों को एक नई दिशा दी। इस उपन्यास के माध्यम से एक नई दिशा देना चाहा उन्होंने। वो दिखाना चाहते हैं आगे इस उपन्यास के माध्यम से कि जिन संबंधों को समाज स्वीकार करके मान्यता प्रदान करता है वो असफल और पीड़ादायक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे ने ये बताने की कोशिश की कि जिन संबंधों को समाज मान्यता देता है, समाज स्वीकार करके मान्यता देता है, वो संबंध क्या है, वो संबंध पीड़ादायक भी होते हैं, असफल होते हैं और पीड़ादायक भी होते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि दूसरी ओर आगे ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिन स्त्री पुरुष संबंधों की सामाजिक वैधता नहीं है फिर भी व्यक्ति के मन को आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस उपन्यास में रेखा और भुवन के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की एक नवीन और अलग प्रकार की प्रस्तुति की। ठीक है, दोनों चीजों को बताने की कोशिश की। वो सामाजिक सामाजिक संबंध मतलब जो मान्यता प्राप्त सामाजिक संबंधों का मतलब जो विवाह के बंधन होते हैं, जो असफल होता है यहाँ पर इस उपन्यास में दिखाई देता है। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सामाजिक संबंध, जिन संबंधों को मान्यता मिलती है लोग, वो कितना असफल भी हो जाता है और पीड़ादायक भी हो जाता है। और कई एक तरफ ऐसे संबंध जिनको समाज मान्यता नहीं देता लेकिन उसमें भी एक मन की आत्मसंतुष्टि छिपी होती है, वो मिलती है। ये यहाँ पर जताना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं इस उपन्यास पे। तो इस प्रकार उन्होंने इस उपन्यास में रेखा और भुवन के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की एक नवीन और अलग प्रकार की प्रस्तुति की। एक समय ऐसा भी आता है इस उपन्यास में जब रेखा चांदनी रात में अपने शरीर यानी अपना सब कुछ भुवन को समर्पित कर देती है। भुवन उसे फुलफिल करता है और भुवन का प्रस्ताव भी, वो भुवन मतलब रेखा से एक विवाह का प्रस्ताव भी रखता है। रेखा उसको स्वीकार नहीं करती। भुवन तुम समाज को, वो कहे, उसका एक कथन आता है कि तुम समाज को जिस दृष्टि से देखते हो वह दृष्टि गलत नहीं है, अप्रासंगिक भी नहीं है, निर्णायक भी वह नहीं है। व्यक्ति को दबाकर इस मामले का जो निर्णय होगा वो असहा होगा। ये लेखा यहाँ पर भुवन से कहता हुआ रेखा का कथन आता है। वो कहती है आगे कि हो सकता है मेरा सोचना शुरू से गलत रहा हो, पर शुरू से यही रहा कि मेरे कर्म का सामाजिक व्यवहार का नियमन समाज करे। ठीक है, मेरे अंतरंग जीवन का नहीं, वह मेरा है, मेरा यानी हर व्यक्ति का निजी जीवन है। कहते उसका सोचना, यानी वो चाहती है रेखा कि मेरा जो जीवन है उस मेरे उस कर्म का जो सामाजिक व्यवहार है उसका नियमन समाज करे। लेकिन वो कहती है कि मेरे अंतरंग, मेरे मतलब निजी जीवन का समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार वो भुवन का प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है क्योंकि वो जान लेती है कि भुवन का यह प्रस्ताव अंतः प्रेरित नहीं है। ठीक है, वो जानती कि आंतरिक रूप से ये प्रेरणा नहीं मिल रही उसको, अंतः प्रेरित ये नहीं है कि वो भुवन से इस तरह के संबंध को निभाए। वो समाज के दबाव में ऐसा सोचता है, इसलिए वो उसे अस्वीकार कर देती है। ठीक है, यानी कि भुवन भी दूसरे जो संबंध बनाने की कोशिश करता है, विवाह का प्रस्ताव रखता है, तो वो भी सामाजिक मान्यताओं में, सामाजिक दबाव में करता है, इसलिए वो उस संबंध को स्वीकार कर देती है। तो दूसरी ओर क्योंकि वह दूसरों को दुखी नहीं करना चाहती। अभी हमने इस उपन्यास की शुरुआत में पढ़ा कि इस उपन्यास का हर एक पात्र क्या है, आदर्श जीवन जीता है, यानी उनका प्रेम असफल क्यों रह जाता है, क्योंकि वो किसी और को दुख नहीं देखना चाहते, किसी और को दुखी नहीं करना चाहते, चाहे वो खुद उस चीज से पीड़ित क्यों ना रहे। तो वो वही चीज यहाँ आती है कि वो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहती। इस उपन्यास की पात्र वो दुख को स्वयं झेल सकती है, दूसरों के लिए अंश मात्र भी उसको वो दुख नहीं दे सकती है। स्त्री पुरुष संबंधों में एक रचनात्मक स्पर्श की अनुभूति हम इस उपन्यास में देखने को पाते हैं। एक दूसरा पात्र इसके बाद आता है इस उपन्यास में, ये तो बात रेखा की भुवन की होती है। एक दूसरा पात्र आता है इसका, वो है गौरा। ठीक है, प्रभुत्व स्त्री का पात्र है गौरा भी एक, और इस जिसको भुवन तब से जानता है जब वह छोटी थी और 2 चोटियां बनाती थी। इसके लिए भुवन पहले मास्टर भुवन जी और फिर भुवन दा और फिर भुवन हो गया था। यानी कि वो पहले उसको भुवन जी बोलती थी, मास्टर भुवन जी, फिर भुवन दा बोलने लगी और फिर भुवन बोलने लगी। तो गौरा के मन में भुवन के प्रति भी रागात्मक लगाव बहुत पहले से था। भुवन रेखा की ओर जब क्रमशः आकृष्ट होने लगता है और चंद्रमाधव ने पत्र लिखकर गौरा को सारी बातें जब बताई, तो फिर कहते हैं कि फिर भी गौरा अपने को तटस्थ रखती है, कोई उबाल प्रस्तुत न कर संयम का उदाहरण वहां पर देती है। तो स्त्री पुरुष संबंधों में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं रहता है। आगे का एक कथन आता है यहाँ पर इसी में कि मैं मानता हूं कि ईर्ष्या प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है और प्रेम की स्वस्थ वयस्कता
मुक्तता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है क्या ईर्ष्या है। मैं नहीं मानता कि ईर्ष्या मुक्त प्रेम असंभव है या अस्वस्थ है या अस्वाभाविक है, बल्कि कहते हैं मैं ये मानता हूँ कि प्रेम में जिनको भी जितनी भी अधिक ईर्ष्या मुक्त मैंने पाया, उनका उतना ही अधिक सम्मान कर सका, चाहे इस देश काल में हो चाहे उस देश काल में हो। यानी कि आगे मानते हैं कि प्रेम जैसे संबंधों में ईर्ष्या सबसे बड़ा शत्रु होता है, ईर्ष्या के भाव का नहीं होना चाहिए प्रेम जैसे संबंधों में, ठीक है। तो आगे ने इस नदी के द्वीप उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों को, इसकी विभिन्नता को भी चित्रित किया। यानी कि उनका ये दृष्टिकोण है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो स्त्री पुरुष के संबंधों को निश्चित रूप से उनका प्रभावित करता है। एक भिन्नता किस प्रकार उन्होंने दिखाई इस उपन्यास की अगर बात करें तो कहते हैं कि भुवन के संबंध रेखा से अलग दृष्टिकोण है, ठीक है। भुवन का रेखा से अलग दृष्टिकोण और अनुभव के साथ थे, और दूसरी ओर गौरा से उसके संबंधों को अलग प्रकार परिभाषित किया गया। तो एक लंबे अंतराल के बाद भुवन का जो गौरा से परिचय होता है, वह परिचय पहले से बिल्कुल अलग हो गया होता है। गौरा बीए की परीक्षा दे रही होती है और भुवन लेक्चरर हो गया होता है, तब उन दोनों की मुलाकात होती है, ठीक है। वह गौरा के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हुआ लिखता है, गौरा में जो कलात्मक संवेदना है उसकी अभिव्यक्ति और निष्पत्ति बीए एमए की डिग्रियों में नहीं, रचनात्मक कर्म में अपनी प्रतिभा का उपयोग न करना, प्रस्फुटित होने का मार्ग न देना, उसे जीवन आनंद के शोध में न लगाना, निष्क्रिय आत्महनन है, अंधकार को आत्म का आत्मसमर्पण है। जबकि गौरा को हमेशा एक उजली और दौड़ती हुई धूप के रूप में ही उसने देखा। तो ये भुवन का गौरा के प्रति ये यहाँ पे कथन आता है। तो इस पर इन सारी बातों से मतलब ये स्पष्ट होता है कि भुवन सदैव अपनी प्रिय और पूर्व परिचित शिष्या को, जो पहले क्या थी उसके सामने एक शिष्या के रूप में सामने आती है भुवन की, है ना। तो कहते हैं पूर्व परिचित शिष्या को सक्रिय और प्रस्फुटित जीवन में आगे बढ़ना हुआ वो देखना चाहता है, और वो सोचता है, इसलिए ऐसा सोचता है क्योंकि उसको अपनी शिष्या के प्रति एक आकर्षण भी है, आगे बढ़ते हुए देखना उसके लिए गौरव और इसने समझता है, तो इसलिए वो उसको आगे बढ़ना भी जीवन में देखता है। तो वो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता है भुवन की ऐसी बात ना लिख बैठूं जिससे वो रूठ जाए, यानी अपने और गौरा के बीच पल रहे प्रेम में जरा भी वो खटास नहीं चाहता था। भुवन के पत्र के उत्तर में गौरा का भी एक कथन आता है यहाँ पर कि अगर कोई कठिनाई हुई तो मैं तुरंत आऊंगी कलकत्ते या जहां आप कहें मैं तैयार बैठूं, आप कतार आते ही मैं चल दूंगी। तो ये वहां पर सारे कथन आते हैं। तो गौरव और भुवन शरीर से तो अलग है लेकिन उनकी आत्माएं अभिन्न हैं, अपने लिए सभी जीते हैं। गौरव भुवन के लिए जी रही होती है क्योंकि उसे अपना भविष्य अपना जीवन का दर्शन भुवन में दिखाई देता है, और इसलिए गौरव भुवन को बनाने में लगी हुई थी। तो यहाँ भी एक स्त्री पुरुष का संबंध हमें देखने को मिला इस अगले दूसरे पात्रों में कि इस संबंध का एक आत्मीय दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो कहती है कि मेरे शिशु स्नेह भक्तों ने जो कृष्ण के बाल रूप की कल्पना की वह बहुत बड़ी कल्पना है, जिसे मैं गोद में खिलाती हूँ वह अवतार भी है, भगवान भी है। यशोदा जिसे पालने में झुलाती है, वात्सल्य देती है, उसी को अपार श्रद्धा भी देती है। राधा जिस दही चोर को धमकाती है उसी के पैर भी पूछती है। कोई भी प्यार नहीं है जो वत्सल नहीं है, कोई भी दान नहीं है जो विनीत नहीं है, ठीक है। तो ये कथन थोड़ा सा हटके कथन है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस उपन्यास से हो सकता है थोड़ा सा अलग, इसमें यही कहीं भी ये नहीं लगता है कि ये नदी के द्वीप से हो सकता है, ठीक है। तो ये कथन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक भाव दिखाने का प्रयास किया, तो वही गौरा यहाँ पर भुवन और गौरा भी एक दूसरे के लिए समझते हैं कि वो कहते हैं कि तुम मेरा भविष्य हो इसलिए मैं तुम्हें बनाती हूँ, तुमने मुझे विश्वास दिया, मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी निधि पाई है, ऐश्वर्य पाया है। तो ये सारे उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि गौरा हर हाल में भुवन के साथ जीवन के लिए उद्धत होती है। इस उपन्यास में उसे भुवन में देवत्व की गंध निहित दिखाई देती है और वह उसे पूज्य मानती है, उसके लिए वो अपना सब कुछ होम करने के लिए तत्पर दिखाई देती है, और उसके वास्तविक स्नेह और प्रेम की एक झांकी नहीं। तो कहते हैं कोई क्यों किसी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए वचनबद्ध हो, यानी कि क्योंकि उनका वास्तविक और प्रेम स्नेह यानी सच्चा था, इसलिए वो सब कुछ वो उस पर न्यौछावर करने के लिए वचनबद्ध थे। तो भुवन भुवन और गौरा के बीच प्रेम पल्लवित हुआ, गौरा भुवन के प्रति और भुवन गौरा के प्रति, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित दिखाई देते हुए थे।
तो भुवन तो विवाह संबंधी प्रस्ताव भी रखता है। लंबे समय तक गौरा के उत्तर का इंतजार करने के लिए तैयार भी दिखाई देता है। गौरा की शालीनता अपने आप में अद्वितीय दिखाई पड़ती है और अपने स्नेह शिष्य और अच्छे गुरु भवन दास से वो एक आद्योपांत यानी शुरू से अंत तक वो जुड़ी ही रहती है। भुवन के दुख को वो अपनी स्वयं का दुख समझकर उसे दूर करने में यानी अपनी पूरी भूमिका निभाती है कि किस तरह से उनकी कोई भी तकलीफ है उन सारी चीजों को दूर किया जाए। तो आगे के इस उपन्यास में गौरा के संबंध चंद्रमाधव से भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक और संबंध आता है चंद्रमाधव, और इन इन संबंधों को स्त्री पुरुष संबंधों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सर्वथा अलग प्रकार से होता है। यानी कि चंद्रमाधव किसी भी प्रकार से गौरा की आत्मीयता पाना चाहता है इस उपन्यास में, किंतु गौरा चंद्र की तनिक भी प्रेम की दृष्टि से उसको नहीं देखती है। तो यहीं पर एक त्रिकोणात्मक प्रेम की कहानी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो गौरा की दिलचस्पी किसमें होती है? भुवन में होती है, चंद्र में नहीं होती है। ठीक है, बल्कि गौरा का चंद्र के प्रति एक उपेक्षा भरा भाव ही इसमें देखने को मिलता है, और गौरा माधव का पत्र व्यवहार होता रहता है, इसमें निरंतरता नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर दो चीजें हमने देख ली कि गौरा और भुवन का एक रिश्ता इसमें देखने को मिलता है, और भुवन और भुवन और गौरा का चंद्रमाधव से भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों, लेकिन उपेक्षित भाव कौन सा होता है? चंद्रमाधव वो एक उपेक्षित पात्र है उसके लिए, और भुवन के प्रति जबकि वो पूरी तरह से समर्पित दिखाई देती है। तो इस तरह से इस उपन्यास में हर तरह से इन सामाजिक संबंधों में इन रिश्तों को निभाने की एक हर तरह से आप पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि हर तरह से हमें देखने को मिला कि किस तरह से सामाजिक संबंधों को यहाँ पर निभाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इस उपन्यास के अन्य बात अगर लेके चले तो नदी के द्वीप में कहते हैं जो स्त्री और पुरुष पात्र हैं उनके संबंधों की विवेचना अगेने इस प्रकार की, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री पुरुष संबंधों को व्यक्तिगत इच्छा और भावनाओं को सम्मिलित करके इसमें चित्रित किया गया है। यानी इस उपन्यास के नाम से ही निहित है कि नदी और द्वीप, नदी और द्वीप के संबंध के माध्यम से लेखक ने समाज और व्यक्ति के संबंध को तलाशने की कोशिश की है, और यही इस उपन्यास का एक तरह से वर्ण विषय आप कह सकते हैं कि इसका जो पूछा जाए कि इसका उसका उद्देश्य क्या है, इसका विषय क्या है, तो लेखक ने नदी और द्वीप के संबंध के माध्यम से समाज और व्यक्ति के संबंध को इसमें तलाशने की कोशिश की इस उपन्यास के माध्यम से। नदी और द्वीप का ये प्रतीक रेखांकित करता है कि समाज और व्यक्ति के संबंध नदी तथा द्वीप की तरह होने चाहिए। ये संबंध स्थिर नहीं गतिशील होने चाहिए। ठीक है, निरंतर संदर्भ के अनुकूल बदलते हुए होने चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहने चाहिए ये संबंध। समाज के अन्य सभी प्राणियों की तरह लेखक लिखते हैं कि स्त्री पुरुष संबंधों को में भी इसी तरह के दृष्टिकोण देखने को मिलने चाहिए। प्रेम जीवन का एक ऐसा मूल्यवान एहसास है जिसमें लेखक आगे लिखते हैं कि व्यक्तिगत रागात्मकता का पक्ष सर्वप्रधान होता है और सामाजिकता का स्थान उसके बाद आता है, और ये इस उपन्यास में हमें यही चीज देखने को मिलती है। और इसी कारण प्रेम की स्वच्छंदता को नियंत्रित करने वाली जो कठोर सामाजिकता को व्यक्तिक आग्रह ही तोड़ते हैं और उसे लचीला बनाते हैं। ठीक है, तो यानी आगे कहते हैं कि अगर इन संबंधों में समाज के इन नियम, ये कठोर कानून अगर टूटते हैं तो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि ये ऐसा मूल्यवान एहसास है जिसमें व्यक्तिगत रागात्मकता पहले आती है, सर्वप्रधान होती है, सामाजिकता उसके बाद आती है, इसीलिए सामाजिक नियम टूट जाते हैं। तो समय के साथ जब सामाजिक संबंध नहीं बदलते, लेखक कहते हैं, तो व्यक्ति का मन कुंठित होता है। इसलिए वो कहते हैं कि हर व्यक्ति का संबंध, जीव समाज का संबंध, स्त्री पुरुष का संबंध नदी और द्वीप की भांति गतिशील होना चाहिए। अनेक संदर्भ के अनुकूल वो बदलते भी, उनका संदर्भ भी बदलता रहना चाहिए। ठीक है, और लेखक कहते हैं कि अपन जब सामाजिक संबंध नहीं बदलते तो व्यक्ति अपनी कुंठा को हटाने के प्रयत्न में अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप संबंधों को तोड़ता है, नए रूप में उनको निरूपित करने लगता है, और इस तरह से क्या होता है, एक नए मतलब संबंधों में दरार आती है। और व्यक्ति की इस रचनात्मक प्रक्रिया को दर्शाने में नदी के द्वीप के बड़े बदलाव का यहाँ पर सूचक दिखाई पड़ता है कि यहाँ प्रेम को प्रकृत बोध के रूप में स्वीकारा गया, अनियंत्रित उत्साह को नियंत्रित करने का एक सार्थक होता है ये नदी का द्वीप।
ठीक है। इसी संदर्भ में एक विद्वान है ब्रह्मदेव मिश्र जी लिखते हैं इस उपन्यास के संदर्भ में कि निसंदेह अज्ञेय का चिंतन एक विशिष्ट वर्ग के अनुभव से जुड़ा हुआ है, जो बौद्धिक रूप से भी जागरूक है। सामाजिक संपन्नता तो उसमें पास है ही, इस समाज में स्वच्छंदता की जितनी छीछालेदर हो रही है उसे आप इस वर्ग में व्याप्त अंतर विरोधों के संदर्भ में स्वयं देख सकते हैं। और वो लिखते हैं कि कहना ना होगा कि प्रेम और विवाह को लेकर अभी भी यह वर्ग संस्कारों और परंपराओं में जीता है, उन्हें कालक्रमानुसार बदलने में हिचकता है। उनका मन कुछ चाहता है, वो जीता कुछ और ढंग से, यानी कि कहते मन कुछ चाहता है और जीता कुछ और ढंग से है। उसकी ये द्विचित्तता उसकी सारी ऊपरी क्रांतियों का पोल खोल देती है, जिसके दम्भ का नारा देते ये वर्ग थकता नहीं है। तो ब्रह्मदत्त मिश्र जी कहते हैं, यह ब्रह्मदेव मिश्र जी भी यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि यही स्वच्छंदता को उन्होंने महत्व दिया, कि यानी कि व्यक्ति और परंपरा को बताने के संस्कार, वो लोग अपने आपको संस्कारों और परंपराओं को क्रम के अनुसार कहते हैं, ये समाज के लोग बदलना नहीं चाहते हैं। तो वही यहाँ पर लेखक भी लिखते हैं। अज्ञेय को बारे में बात करें तो वो भी क्या है, एक विद्वान मनुष्य थे और मन की अनुभूति के अनुसार सार्थक जिंदगी जीने के पक्षधर अज्ञेय भी थे। इसीलिए उनके उपन्यास में आप देखेंगे एक स्वच्छंद, शेखर एक जीवनी में आप देखिए, उसका भी शेखर के जैसा पात्र होता है, वो भी स्वच्छंद विचारधारा का होता है। तो वैसे ही इस उपन्यास में भी हम देखते हैं। तो कहते वे चाहते तो क्रांति अंतर्वाह के इस द्वंद को तोड़ते मन को प्राथमिकता देते हुए मनन के साथ जिया जाए, ना कि नकली जीवन जीते हुए जिया जाए। आगे का मतलब है इस उपन्यास को लिखने का कि मन को प्राथमिकता देते हुए जीवन को जिया जाए, नकली जीवन यानी दिखावे की जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही वहां पर वो बताना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों को बताते कहते प्रेम तो इस नकली जीवन के अभिशाप का पहला शिकार हुआ और उसे सामाजिक प्रवाह का कारण बनाकर उसकी व्यक्तिक रागात्मकता को इसमें छरित किया गया। ठीक है। तो ये विषय है इस उपन्यास का। आप अगर अब इसका विषय तो आप समझ चुके होंगे, कथानक क्या कहता है। तो ये नदी का द्वीप प्रेम संबंध त्रिकोणीय स्थिति इसमें सामने आती है। प्रेम संबंधों की तीनों पात्र प्रेम करके दुखी नजर आते हैं, और कह सकते हैं कि भुवन पीड़ा सह सकता है पर दूसरों को पीड़ा नहीं दे सकता है, एक ऐसा पात्र है इसमें। और यहाँ तक कि चंद्र माधव जैसे परपीड़क व्यक्ति के साथ वह तब तक निभाता है जब तक चंद्र खुद उसकी कट्टी नहीं कर लेता। यानी लेखक ने बताना कि ये भुवन पात्र है, वो किसी को भी तकलीफ नहीं देता, खुद दुख में जीना पसंद करेगा, तकलीफ में जीना पसंद करता है, लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं दे सकता। समय अनुकूल भुवन और चंद्रमाधव की विसंगतियों पर व्यंग करता है, उसकी बौद्धिक कलई खोलता है। भुवन की दृढ़ता और धैर्य का प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है कि अभाव में व्यक्ति पर पीड़क होने के लिए विवश होता है। और उसके बाद चंद्र सुविधा भोगी होता है। जो चंद्र माधव नाम का पात्र है वो कैसा है, सुविधा भोगी और वासना का गुलाम होता है। बाह्य जीवन में भुवन भौतिक विज्ञान का एक शोधार्थी है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इस विषय का शोधार्थी होता है, भौतिक विज्ञान का शोधार्थी होता है, वो शुद्ध भौतिक जीवन जीता है। ज्ञान और जीवन को कुछ बेहतर मूल्यवान बनाने के लिए मानसिक संघर्ष भी करता है, अपनी निजी जिंदगी में बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं चाहता है, और विवाह की संस्था के परंपरागत बंधनों से बाहर भी निकलना चाहता है, क्योंकि वैवाहिक संबंधों का व्यवसायिक रूप उसकी विडंबना को जानता है और स्त्री का शोषण उसकी मानसिकता का अभिन्न अंग होता है। किसकी, चंद्रमाधव की। ठीक है। और प्रेम को वो प्रवाह बनाने वाली परंपरा को मानवीय चेतना के स्तर पर बदलने का पक्षधर होता है। और भुवन की प्रेम पीड़ा का स्तर क्या होता है, आत्मिक होता है, और इसकी पीड़ा क्या होती है, ये केवल उस चीज को भोगना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये पात्रों को देखने को मिला। तो इस तरह अगर हम बात करें तो नदी के द्वीप की कथा संयोजना लेखक ने इस प्रकार हमारे सामने रखी कि वो सर्वथा नया है। त्रिकोण आधारित प्रेम कथाओं में जिस प्रकार ईर्ष्या का भाव दिखाई देता है, उसके और उसका यहाँ सर्वथा अभाव देखने को मिला। ठीक है। यानी कि हम जब भी हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं त्रिकोण प्रेम आधारित, तो कहते हैं उसमें एक में ज्यादातर ईर्ष्या का भाव होगा, लेकिन लेखक के इस उपन्यास में ये भाव देखने को नहीं मिलता है। रेखा और गौरा दोनों भुवन की मानसिकता से परिचित होते हैं और चंद्रमाधव के उकसावे में वे उसके ज्वार में नहीं बहते। और ये महत्वपूर्ण है कि दोनों ने बौद्धिक रूप से सजग और उस्काने वाली ईर्ष्या के भाव को से वो दोनों अच्छी तरह वाकिफ थे। यानी कि लेखक ने यहाँ पर बौद्धिक प्रेम को महत्व दिया, यानी भावनाओं में बहने के प्रेम वाले प्रेम को यहाँ पर महत्व लेखक नहीं देता है। ठीक है। तो यही उपन्यास का मुख्य सार था।
समझ आया आप लोग को कि ऐसे ही चल रहा था? लंबा चौड़ा इसमें व्याख्यान दे रखा है, हम इसको आपको दे देंगे, तो अगर आप इसको खुद से पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और समझ लेंगे। ये पीडीएफ भेज चंद्रमाधव के दीजिएगा विषय ना, में यज्ञ का कथन आता है कि चंद्रमाधव परचेज के लिए। सनसनी खोजी है। असल में उसने जीवन को खोजा है, तीव्र बहता हुआ प्लवनकारी जीवन, और चुटकियों और चिकोटियों और उसके किसी दोस्त के कारण प्यार नहीं, बीवी बच्चे, स्वतंत्र नहीं, तनख्वाह, जीवन, आनंद, ये सारी चीजें उसके चरित्र को बयां करती हैं। चंद्रमाधव का चरित्र किस तरह का चरित्र था, यहाँ पर आता है। ठीक है, उसका भी एक चंद्रमाधव का स्वयं का कथन इसमें आता है कि नहीं, दुख अपने आप में इष्ट है, यह वह कहाँ मानता है, लेकिन बड़ा दुख बड़ी संभावना का द्योतक तो है। संभावना हो, अनुभूत की सामर्थ्य हो, और तभी तो बड़ी अनुभूति होगी। तो यहाँ पर ये उपन्यास है। ठीक है, क्लास की टाइमिंग 5-6 मिनट बची है। मैडम इसकी पीडीएफ भेज देना। हाँ, पीडीएफ दे देंगे। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए करें 5 मिनट में।